में 1% रजिस्टर हो गया तो उसकी पेमेंट 45 डेज के अंदर उसके पास एज इट इज आ जाएगी, यानी कि पैसा डूबने का खतरा कम होता है। हेलो दोस्तों, मैं सी आशुतोष पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिजनेस कंप्लायंस शार्क पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लाया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो टॉपिक का नाम है एमएसएमई। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक पर्सन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे बेनिफिट एमएसएमईज को दे रही है। अब जब भी एमएसएमई आता है सबसे पहले ये आता है कि सर एमएसएमई है क्या। तो ये एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। वो इंटरप्राइजेज हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अपने एफर्ट से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने वेंचर से, अपने टेक्निकलिटीज से कहीं ना कहीं इनिशिएट करके आगे लेके जा रही हैं। तो बेसिकली देखिए, जो मिनिस्ट्री है बोदर्ड है इसके बारे में, और कहीं ना कहीं वो प्रमोट करना चाहती है एमएसएमई को, इसलिए वो टाइम टाइम पर नई स्कीम लाती रहती है। एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए 2006 में एक एक्ट पास हुआ, एमएसएमई एक्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। और ये स्टैब्लिश हुआ था सिर्फ एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अब एमएसएमई की जैसे मैं बात करता हूं तो मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं इनको लेके ज्यादा बोल्ड है, क्योंकि एमएसएमई को कंसिडर किया जाता है एज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली। और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को जरूर एमएसएमई रजिस्टर करा लेंगे। और एमएसएमई में एक जो नॉर्मल सी चीज है, अगर एमएसएमई में कोई पर्सन रजिस्टर है और वो किसी भी चीज की सप्लाईज देता है या अपने बिजनेस को कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको पेमेंट बोदरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पेमेंट कहीं नहीं जाती है। अगर एमएसएमई में 1% रजिस्टर हो गया तो उसकी पेमेंट 45 डेज के अंदर उसके पास एज इट इज आ जाएगी, यानी कि पैसा डूबने का खतरा कम होता है। चलिए अब एक्ट की बात करते हैं। देखिए, एक्ट एमएसएमई एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एमएसएमई एक्ट को पास कराया 2006 में, और एमएसएमई की डेफिनेशन दी गई। देखिए 3 कैटेगरी रखी है यहाँ पर, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये 3 कैटेगरी हुई थी और इनकी डेफिनेशन को के लिए 2 क्राइटेरिया दिए गए। पहला होता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में कितनी है, या फिर इनकी टर्नओवर कितनी है। इन दोनों के बेसिस पे इनकी कैटेगरी डिसाइड की गई। तो अगर किसी भी एंटिटी ने या एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट की प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में, और अगर वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है, 1 करोड़ या उससे कम है, या दूसरा क्राइटेरिया कि उसकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम होती है या 5 करोड़ होती है, तो उस केस में उस इंटरप्राइज को माइक्रो इंटरप्राइज बोला जाता है। सर दूसरी कैटेगरी आती है स्मॉल इंटरप्राइज की। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस में क्या होता है कि जो लिमिट है, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी में, वो 1 करोड़ से अगर ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है या 10 करोड़ है, या फिर जो उसकी टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है लेकिन वो 5 करोड़ से ज्यादा होगी, तो सर वो स्मॉल इंटरप्राइज कहलाती है। अब तीसरी कैटेगरी आती है मीडियम इंटरप्राइज। सर मीडियम इंटरप्राइज क्या है? एक ऐसी एंटिटी जिसने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ तक खर्च किया, लेकिन वो लिमिट किससे जाएगी सर? 10 करोड़ से ज्यादा जाएगी। 50 करोड़ तक खर्च किया तो वो मीडियम इंटरप्राइज बनती है, या फिर उसकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से यानी कि 250 सीआर से कम है, लेकिन वो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो सर वो मीडियम इंटरप्राइज है। अगर 50 करोड़ से कम होगी तो सर वो स्मॉल इंटरप्राइज बनती है। अगर वो 5 करोड़ से कम होती है तो वो स्मॉल इंटरप्राइज बनती है। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये टर्नओवर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से दी गई सर। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट से एक चीज और इसमें ऐड हुई, जो ट्रेडर्स हैं उनको भी इसके अंदर ऐड कर ले गया, यानी कि ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस जो इनकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, सर वो भी अब अपने आपको एमएसएमई में रजिस्टर करा सकती हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर कौन कौन करा सकता है? सर जो भी एंटरप्राइजेस हैं जो इस कैटेगरी में कवर होती है वो अपने आप को एज एमएसएमई रजिस्टर करा सकती हैं। सर क्यों कराएंगे? क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सर अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर कंपनी रजिस्टर करा सकती है? यस। इंडिविजुअल करा सकती है? यस। क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म करा सकती है? यस। सर ट्रेडिंग फर्म करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है। एचयूएफ, बीओआई, सोसाइटीज रजिस्टर करा सकती हैं, ट्रस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो सर आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करा सकते हैं। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। उद्यम आधार की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होता है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो इसे खुद भी कर सकते हैं। बेटर है कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि प्रोफेशनल की हेल्प के साथ वो एक्सपर्टीज आ जाती है और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन में आपको कोई गलती नहीं होगी। बहुत से इसमें ऑप्शन होते हैं, कुछ आपको टिक करने होते हैं, कुछ नहीं करने होते हैं। तो वो सारी चीजें एक जो एक्सपर्ट है वो अपनी हेल्प से आपको गाइड कर सकता है। अगर आप खुद करेंगे आप खुद भी कर सकते हैं, बट वो गलतियां होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर, जो कि
उद्यम रजिस्ट्रेशन .go.in है, वहां पर आपको जाना होगा और वहां पे आपको अपने आधार से लिंक करके कोई ओटीपी वैलिडेट करना पड़ेगा। पहले ओटीपी जनरेट होगा और उसको फिर वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद ना आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर आप क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। सर आप कैसे डिसाइड करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है और उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर सर आपको सर आपकी सारी एड्रेस डिटेल्स देनी होगी, बैंक डिटेल्स आपको उसमें एंटर करनी होती है, एंटरप्राइज की डिटेल्स एंटर करनी होती है और उसके बाद उसको सबमिट करना होता है। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, सर आपको आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए जो बिजनेस का रजिस्टर्ड प्रूफ है और बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद अप्रूवल आता है। जैसे ही अप्रूवल आ जाता है तो आपके पास एक यूनिक नंबर आएगा जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा, तो वो हर जगह आपको मेंशन करके चलना होता है। एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो एमएसएमई सेक्टर है ना वो कंप्राइज करता है 63 मिलियन एंटरप्राइजेस और ये जो एमएसएमईज हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं 30% टू द जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं 30% और 45% ये कंट्रीब्यूट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर। और जो टोटल एक्सपोर्ट का 40% एक्सपोर्ट करती है एमएसएमईज और इसमें एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं तो अराउंड 1 CR पीपल आर इन्वॉल्व इन द एम्प्लॉयमेंट विद एमएसएमईज। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और इन्हीं सब वजह से गवर्नमेंट एमएसएमईज को प्रमोट करती है। तो यही रीजन था कहीं ना कहीं। और जो बजट आया 2023 में तो उसमें एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और बहुत सारे बेनिफिट दिए गए जो कि मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए बेनिफिट्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपसे, पर बेनिफिट्स से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने आप को एमएसएमई में जरूर रजिस्टर करा लीजिए क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत है। नुकसान सर कोई नहीं है, आपको एक नॉमिनल गवर्नमेंट फी भी कोई नहीं लगती है। जो प्रोफेशनल अपने चार्ज लेगा सिर्फ वही चार्ज होते हैं जो कि ऑन एन एवरेज 1500 से 3000 या फिर डिपेंड ऑन कैलिबर और गुडविल ऑफ द प्रोफेशनल, वो इतने ही नॉर्मल चार्ज होते हैं। बट इसके जो बेनिफिट है वो इनन्यूमरेबल है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए अलग है, मीडियम के लिए अलग है और माइक्रोज के लिए और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सर कुछ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम पे स्कीम लाती रहती है, जिसमें पहला जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सर, एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटी कोलैटरल लोन ले सकती है बैंक से, कोलैटरल फ्री लोन, यानी कि आपको कोई सिक्योरिटी देने की उसमें जरूरत नहीं है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, जो कि गवर्नमेंट ने सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज और इन्होंने मिलकर इस स्कीम को लेकर आए थे और ये माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आई थी। इस केस में क्या होता था कि आपको सर कोलैटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है, किसको सर, माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस को, है ना। और उसमें जो कोलैटरल फ्री इसलिए होता था कि सर गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट गारंटी देती है। अब जो बजट आया था 2023 में, उसमें 9000 CR रिवैम्प किए गए इस कॉर्पस में किए गए क्योंकि इनके बेनिफिट के लिए। और इसमें क्या होता है कि सर इसमें जो एक और चीज ऐड की गई, जो कॉस्ट ओडी के केस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उस लिमिट, उस कॉस्ट को 1% से रिड्यूस किया गया, यानी कि जो कॉस्ट उस टाइम चल रही होती है 1% एमएसएमईज के लिए, सिर्फ जो एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उनको 1% रिड्यूस कर दिया जाएगा उस कॉस्ट को। और जो दूसरा बेनिफिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, 90+ केसेस में इस टूल को यूज किया जाता है। सर ये जो एमएसएमई एक्ट है ये एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटीज को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट डिफॉल्ट्स एंड डिलेड पेमेंट। सर इसमें क्या होता है कि भाई अगर कोई पर्सन है उसने एमएसएमई रजिस्टर्ड है और उसने किसी को सप्लाई दी और अगर उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं मिलती है तो सर वो जाकर केस कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए जो कुछ स्कीम्स यहाँ पे होती हैं कि भाई उसमें ऑनलाइन आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, फिर एमएसएमई कोर्ट में जाइए और वहाँ पर उसको आप फाइल करके उसकी पेमेंट को विद इंटरेस्ट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया हुआ है कि जो एमएसएमई एंटिटीज हैं उनको पेमेंट करने का सर या तो आपकी कोई एग्रीड डेट है या जिस दिन ट्रांजैक्शन हो या ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो उसके 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट देनी होती है। अगर आप नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद आपको जो पेमेंट देंगे उस पर आपको इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट देनी होगी। वो इंटरेस्ट का केस तभी आता है अगर वो पेमेंट डिले होती है कितने 45 दिन से। सर फिर इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होता है कोई भी आरबीआई ने जो रेट इंटरेस्ट रेट नोटिफाई किया उसको सर 3 टाइम्स एज पर लॉ सप्लायर को देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।
और उसके साथ ना मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा सर, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सभी कंपनीज को मैंडेट किया हुआ है कि सर अगर आप एमएसएमई इंटरप्राइजेज से कोई सप्लाई लेते हैं और किसी रीज़न से उनकी पेमेंट में ड्यू होता है, तो सर एक फॉर्म होता है एमएसएमई 1, उसमें आपको वो सारी डिटेल, अगर आपने डिले किया है पेमेंट में और 45 डेज से ज़्यादा हुआ है तो उस डिले इन पेमेंट का रीज़न भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये फॉर्म फाइल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसे मैंडेट किया हुआ है। और सर इसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं एमएसएमई को प्रमोट करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि पेमेंट लैग्स की वजह से इनका बिजनेस कहीं ना कहीं खतरे में जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी बजट में ये बताया गया कि अगर पेमेंट टाइम पर नहीं होती है तो इस पेमेंट का पेमेंट क्या है, कंपनी के लिए खर्च है और खर्चों की मिलती है डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन अगर 45 डेज में आपने एमएसएमईज की पेमेंट नहीं की तो आपको उन खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि आपने कुछ खर्चा किया उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट काउंट हो जाएगा और टैक्स लायबिलिटी कंपनी की बढ़ जाएगी। ये भी अमेंडमेंट आई इन द बजट 2023। तो ये सारी चीजें था सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये सारे प्रोविजन दे दिया, मिनिस्टर ने सारे प्रोविजन दे दिए, लेकिन उसके बाद भी सप्लायर को पेमेंट नहीं मिली, तो सर क्या करते हैं? तो सर यहाँ पे रोल में आती है एमएसएमई समाधान स्कीम। इस समाधान स्कीम में क्या हुआ कि सर अगर आपकी पेमेंट नहीं होती, यानी कि सप्लायर जो कि एमएसएमई रजिस्टर्ड है उसकी पेमेंट नहीं आती है, तो उस केस में एक ऑनलाइन समाधान स्कीम के अकॉर्डिंग एक ऑनलाइन कंप्लेंट जाती है और आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे हायर हो जाता है और वो आपके बिहाफ पर एक एप्लीकेशन बनाएगा, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर देगा। फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट को ले जाकर हार्ड कॉपी में वहाँ पे जमा करना होता है, अपीयरेंस के लिए नोटिस जाते हैं और उस केस में इंटरेस्ट के साथ वो सर पेमेंट दिलाई जाती है। उसमें स्पीडी रिकवरी होती है, पहला तो ये, और दूसरा ऑनलाइन कंप्लेंट इजीली फाइल हो जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रमोटर के बिहाफ पर या सप्लायर के बिहाफ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरीज हो, लॉयर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, इस तरीके के प्रोफेशनल होते हैं जो कहीं ना कहीं इस केस को रिप्रेजेंट करते हैं और 99% केसेस में आपकी पेमेंट टाइम पर मिल जाती है। अब सर जो और नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो टैक्स लिंक बेनिफिट है यहाँ पर, यानी कि अगर एक पर्सन या कोई एंटिटी या एंटरप्राइज एमएसएमई रजिस्टर हो जाती है तो सर उसको टैक्स में भी बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। सर क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो ही डिस्कस करते हैं। सर देखिए, एमएसएमई जिनकी एक सेक्शन है 80J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें वो कहता है कि अगर भैया आप एमएसएमई है और स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और आपने जो प्रॉफिट कमाया है तो सर 80J में वो प्रॉफिट 7 फाइनेंशियल ईयर्स तक एग्जेम्प्ट हो जाता है, या फिर उसमें कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है तो उसमें क्या होता है कुछ रिबेट आपको उसमें मिल जाती है। और कुछ एमएसएमई जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, जो उनका टैक्स रेट है सर, नॉर्मल जो टैक्स रेट होता है 30% होता है, इस केस में 115B एक सेक्शन है, उसमें जो उनके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वो 25% हो जाता है। और कुछ एमएसएमईज हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 CR तक है, यानी कि 1.5 करोड़ तक है, वो कंपोजिशन स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं रिड्यूस टैक्स पर। कंपोजिट स्कीम में सर एक टैक्स मिल जाता है आपको, रिड्यूस टैक्स होता है, उसमें लायबिलिटी ज्यादा नहीं होती है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल टैक्स पैरेलल्स। और देखिए और कुछ भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। एक बेनिफिट यहाँ पर ये भी है, अगर एमएसएमई इन्वेस्ट करती है कैपिटल गेन्स में, सर कैपिटल गेन में वो प्रोसीड कहाँ से आई? फ्रॉम द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन द इक्विटी ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, वहां से कोई प्रॉफिट आया, वहां से उन्होंने कैपिटल गेन में उसको इन्वेस्ट किया, तो सर वहां पे जो जब इन्वेस्ट करने के बाद जो उनका कैपिटल गेन हुआ था सर वो सेक्शन 54GB में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये कम बेनिफिट नहीं होते, बहुत सारे बेनिफिट और भी हैं, तो यहाँ पे मैं जो मेन बेनिफिट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा एक सर इन्वेस्टमेंट अलावेंस होता है। अगर एमएसएमई एंटरप्राइज ने, जो एलिजिबल एंटरप्राइज है, उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में या फिर इन्वेस्ट किया, और सर वो प्लांट एंड मशीनरी 1 सेक्शन होता है 32AC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उसमें सर आपको अलाउंस मिल जाता है, उस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का 15% तक आपको अलाउंस उसके अंदर मिल जाता है। प्लस सर ये कुछ टैक्स बेनिफिट्स है, और आगे मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। कोई एंटरप्राइज अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड है और कहीं ना कहीं वो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है या पेटेंट रजिस्टर कराना चाहती है, सर उस केस में आपकी जो गवर्नमेंट फीस है सर वो 50% तक माफ हो जाती है, उसमें से आपको सब्सिडी मिल जाती है। यानी कि जैसे कंपनीज के लिए
ट्रेडमार्क की फीस है गवर्नमेंट फीस, तो एमएसएमई अगर रजिस्टर हो जाती है तो उस केस में सर वो फीस 4500 रह जाती है। बहुत बड़ा बेनिफिट है सर, 50% आपकी फीस ही माफ हो गई है। दूसरा यहाँ पे सर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सेस मिल जाता है इजीली। इसके लिए मिनिस्ट्री ने कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं सर। एक स्कीम लेके आई मिनिस्ट्री जिसको बोला गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। सर इसके बहुत सारे बेनिफिट थे जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। सर दूसरा क्या है, एमएसएमई बिजनेस डेलीगेट कर सकती हैं दूसरी कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एग्जीबिशन के लिए। उसके लिए आपको एमएसएमई साइट पर जाकर रजिस्टर करना होता है। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास फिर चांस आ जाता है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो रिलेटेड खर्चे होते हैं सर वो भी रिम्बर्स हो जाते हैं आप। और इस दूसरा बेनिफिट ये आता है कि सर इंडियन एमएसएमईज जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन ट्रेड फेयर में जो इंडिया में पार्टिसिपेट हो रहा है सर, वहां पर भी जाकर क्या कर सकती है, हिस्सा ले सकती हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार होल्ड कर सकती है अगर चाहे तो। और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या करती है, टाइम टाइम पर ना कुछ कॉन्फ्रेंस या शॉप स्टॉल्स इस तरीके से लगाते रहते हैं जो कहीं ना कहीं वेंचर्स को बुलाती है, उनको इनवाइट करती है। तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं, वो जाकर अटेंड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आप एमएसएमईज अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एज कंपेरिजन टू नॉर्मल लोन सर आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस रहता है, वो कम रहता है, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ कुछ केसेस में आपको मोरेटोरियम पीरियड भी मिल जाता है जिसमें आप उसको अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं। कोई पेमेंट की टेंशन यहाँ पर आपको होती नहीं है। और सर नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आप अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहां पर भी सब्सिडी मिलती है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देनी होती है, प्लस आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट वहां पे आपको देना होता है। और जो भी स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर सब्सिडी मिल जाती है। सर नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर कंपनी आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए जाती है तो आईएसओ सर्टिफिकेशन में आपको रिम्बर्समेंट मिल जाती है। आपकी जो भी कॉस्ट आई है 75% जो आपके एक्सपेंडिचर है उनका 75% और मैक्सिमम 75,000 तक। यानी कि अगर वो 75,000 से ज़्यादा होता है अगर 75%, तो आपको 75,000 तक के बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है। और सर और बहुत सारी स्कीम है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेन स्कीम है जो बजट में भी इंट्रोड्यूस की गई है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक स्कीम है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सर ये स्कीम लाई गई प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए एमएसएमई आप स्टैब्लिश करते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जाएगी और कहीं ना कहीं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। और जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम लेके आई। इसमें कुछ की बेनिफिट्स है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम सेटअप किए गए न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। सर ये न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए स्कीम आई थी और ये जो ये सेक्टर है नॉन फार्म सेक्टर के लिए आई है स्कीम। सबसे पहले सर मार्जिन मनी की बात की जाए तो मार्जिन मनी है यहाँ से 15 से 35% की प्रोजेक्ट कॉस्ट की मार्जिन मनी का बेनिफिट आपको दिया गया। और अगर देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस सेक्टर है तो डिपेंड करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पर 50 लाख तक का बेनिफिट है और अगर सर्विस सेक्टर है तो वहाँ पर 20 लाख का बेनिफिट है, जिसमें जो 30 to 35 मार्जिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है। सर एलिजिबिलिटी इसकी है जो इंडिविजुअल है जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इन्हीं के लिए जो पीएमईजी में जीपी में पहले से रजिस्टर्ड है उसमें सेकेंड लोन फॉर अप ग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा यूनिट्स, यानी कि जो पहले से चल रही थी उनके पहले लोन थे तो उनको सर और बेनिफिट देने के लिए 2 करोड़ तक के बेनिफिट इसमें और दिए गए इनको। तो इसमें क्या कि इनको बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम लेके आई जो नेक्स्ट स्कीम है। इसमें ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए थे जो वेल परफॉर्मिंग पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा यूनिट्स हैं, उन्हीं के लिए बेनिफिट आए गए। सर जो नेक्स्ट बेनिफिट आया वो क्रेडिट गारंटी स्कीम आई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। सर जब मैं माइक्रो और स्मॉल की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें जो मीडियम इंटरप्राइजेस है वो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि देखिए माइक्रो सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद स्मॉल आती है, फिर मीडियम आती है। तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं माइक्रो को मिलते हैं, फिर स्मॉल को मिलते हैं और फिर मीडियम को मिलते हैं, क्योंकि जितना छोटा वेंचर है उसको उतना खतरा रहता है, तो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है इसलिए ये बेनिफिट दे रही है। और सर जो क्रेडिट गारंटी स्कीम आई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि इनकरेज करना फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को
बाय फैसिलिटेटिंग क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। यानी कि सर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स आए वो बिजनेस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको इस स्कीम के तहत क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। सर कैसे कर रही है, इसमें गवर्नमेंट इनको कोलेटरल फ्री और थर्ड पार्टी गारंटी फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रही है एमएसईज को ओनली, यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। सर गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें गारंटी प्रोवाइड करेगी और इसमें लोन जो अमाउंट होगा 2 करोड़ तक मिल रहा है सर। और इस तरीके से कुछ और भी स्कीम है, जैसे कि नेक्स्ट स्कीम आई इनकी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर ये स्कीम आई थी, इसके कई ऑब्जेक्टिव थे जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सर पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो कि जो कॉमन इश्यूज होते हैं क्वालिटी मार्केट एक्सेस के लिए, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसकी साइकिल कैसे होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था सर के क्रिएट करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन एमएसईज के लिए। दूसरा सेटअप करना कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जहां पर इनकी ग्रीवियंस को सॉल्व किया जाए। तीसरा सर ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करना, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बिल्डअप किया जा सके। और ये क्लस्टर्स के लिए ज़्यादा आई। और इसी तरह कुछ नेक्स्ट स्कीम आई, जैसे कि स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसको सर स्फूर्ति स्कीम बोला गया। इसके अल्टीमेटली 2 ऑब्जेक्ट थे। पहला ऑब्जेक्ट था ऑर्गेनाइज करना ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आर्टिसंस का मतलब जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं, इनटू कलेक्टिव इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन टू मेक प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव। यानी कि उनके बेनिफिट्स के लिए आर्टिसंस हैं जो काम कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए स्कीम लाई गई, जिससे कि इस ट्रेडिशन को आगे लेके जाया जा सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव था सर प्रमोट करना ट्रेडिशनल सेक्टर्स को, इंक्रीज करना इनकम ऑफ आर्टिसंस बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। सर इसके लिए भी इनको ये बेनिफिट दिए गए। इस तरीके से और भी स्कीम इसमें आती रही और गवर्नमेंट टाइम पर ये स्कीम लेकर आती रहती है। इस तरीके से सर, और जो नेक्स्ट स्कीम है उसमें भी थोड़ा देखिए, जो स्कीम्स है ना ये अपने आप में, अगर आप इस किसी स्कीम में जाएंगे तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारी इसमें पॉइंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर किसी में आपको कोई डाउट होता है तो सर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर उसमें हेल्प करूंगा। यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे टर्म बताऊँ सर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं छोटा ना सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से जो सर अब नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको ESDP स्कीम बोला गया। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टू प्रोवाइड न्यू एंटरप्राइजेस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग MSMEs एंड इनकल्टेटिंग एंटरप्रेन्योर कल्चर इन द कंट्री। सर यानी कि जो एग्जिस्टिंग MSMEs है उनके लिए ये आया था और जो इंटरप्रेन्योर स्किल है उनको बढ़ाने के लिए इसको लाया गया। सर उस तरीके से नेक्स्ट स्कीम आई असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम। सर जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं जो MSMEs को डेवलप कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू नेशनल लेवल टेरिटरी इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। जो MSMEs के अंडर जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी रन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं MSMEs के लिए काम कर रहे हैं, उनको इसमें प्रमोट किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि नई MSME स्कीम के VIC, कॉयर बोर्ड, टूल रूम, NSIC एंड MGIRI, इस तरीके से स्कीम थी। सर नेक्स्ट स्कीम आई कॉयर डेवलपमेंट के लिए, कॉयर विकास योजना इसको बोला गया। ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब है कि वन फॉर ऑल, सभी के लिए। सर ये किस लिए आई, डेवलपमेंट करने के लिए कॉयर इंडस्ट्रीज को। कॉयर इंडस्ट्रीज में जैसे नारियल का जो हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, उससे रस्सी बनाकर या फिर खाट बनाकर या बहुत सारी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं, तो उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई। जो नेक्स्ट स्कीम आई वो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, PMS स्कीम इसको बोला गया। सर ये किस लिए लाई गई, इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे। जो पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट न्यू मार्केट एक्सेस लाइक पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, जैम पोर्टल एटसेट्रा। सर मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पर, जैम पोर्टल भी एक गवर्नमेंट का पोर्टल है और क्योंकि ये इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए सर कमेंट कीजिएगा, हम जैम पोर्टल के भी ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अब सर ये जो स्कीम आई थी इसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, इसमें कुछ मेन कंपोनेंट थे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला कंपोनेंट था सर मार्केट एक्सेस।
मार्केट इजीली एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसमें बताया गया सर। जो वेंचर है कहीं ना कहीं वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट का स्कोप उनको नहीं मिल पाता है, तो इस स्कीम के थ्रू वो जा सकते हैं। इसके अंदर सर कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं रिटेल आउटलेट्स को, यानी कि आउटलेट कैसे बिल्ड करने हैं सर, अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है और जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आई। अब सर जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आई इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। सर इसका जो ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट मार्केट को प्रमोट करने के लिए स्कीम आएगी। और उसके सर कुछ की कंपोनेंट जैसे कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दी गई एमएसएमईज को, कैपेसिटी बिल्डिंग दी गई फर्स्ट टाइम एमएसईज को, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है सर। इसके लिए ये स्कीम लेके आई। जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज है वो दूसरी स्कीम लेकर आई, नेशनल SC/ST हब स्कीम। सर जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्रमोट करती है, तो इनको प्रमोट करने के लिए एमएसएमईज एक्ट में भी एक स्कीम लेके आई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सर इनको प्रोफेशनल सपोर्ट देने के लिए कहीं ना कहीं लैक इन प्रोफेशनल सपोर्ट हो जाते हैं, कई बार सोसाइटी का हेल्प भी नहीं मिल पाता है, बैंक्स भी इतना प्रमोट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मिनिस्ट्री ने इनको इनिशिएटिव लिया इनको प्रमोट करने के लिए। सर क्या लिया कि सर अगर ये प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का 25% तक इनको सब्सिडी दी गई, या फिर 25 लाख रुपए जो भी इसमें से कम होता है, यानी कि मैक्सिमम जो बेनिफिट इसमें दिया जाएगा 25 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। सर इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट है सर, और भी बेनिफिट है, जैसे मार्केटिंग और मेंटरशिप सपोर्ट आ जाती है, जो भी बैंक लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, टेस्टिंग सर्विसेज चार्जेस होते हैं, कोई आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप ली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके मेंबरशिप लेने में जो प्रोसेसिंग फीस है, जो खर्चा होता है सर, उनका रिम्बर्समेंट इनको मिल जाता है। इसके साथ साथ इनको फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऐड किया जाता है कि आप आइए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लीजिए, प्रोग्राम लीजिए और अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए। इसके बाद एक स्कीम आई जिसको शॉर्ट में बोला गया एस्पायर, आई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन ऑफ रूरल एरिया इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए स्कीम आई और इसका ऑब्जेक्टिव था टू सेटअप अ नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, LBI जिनको बोला गया, इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरिया। सर इसका क्या था पर्पस, प्रोवाइड करना है स्केलेबल इंटरप्राइज क्रिएशन, उनको टेक्नोलॉजी में हेल्प करना, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर, पैकेजिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एक्सेस ले सकते हैं, अर्बन एरियाज में कैसे जा सकते हैं, ये सारे बेनिफिट इसमें दिए गए। और जो की बेनिफिट्स है वो यहाँ पर बताए गए। इसमें क्या होगा सर, जो मैक्सिमम की 1 करोड़ रुपए तक की इनको गवर्नमेंट एजेंसी से मैक्सिमम सपोर्ट इनबिल्ट की गई, यानी कि 1 करोड़ तक के फंड्स यहाँ पे इनबिल्ट किए गए और 75 लाख रुपए तक की प्राइवेट एजेंसीज को दिए गए प्रोक्योर करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनको उनके पास जो फंड प्रोक्योर किए गए वो 1 करोड़ तक के और 75 लाख किए गए प्राइवेट एजेंसीज के पास, जिससे कि MSMEs को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो सर बाकी इसके अलावा जो टूल रूम इस्टेब्लिश किए गए कुछ, और इसके लिए स्कीम आई टूल रूम एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ये कंपोनेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। सर इंफ्रा भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको डेवलप करने के लिए स्कीम लेके आई गई। और इधर इसका ऑब्जेक्टिव था टू इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द रिलेवेंट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज टू हेल्प MSME। सर कुछ सेक्टर्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए इसमें जो उनकी हेल्प करने के लिए। और पैन इंडिया बेस पे 18 टूल रूम सेट किए गए और कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए पैन इंडिया बेसिस पर। और इसमें कुछ सेक्टर थे जो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग है, फाउंड्री और फॉर्जिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ्रेग्रेंस है, ग्लास है, स्पोर्ट्स गुड्स है और फुटवियर्स एटसेट्रा। इन इंडस्ट्रीज को यहाँ पे टारगेट किया गया। उसके बाद जो स्कीम नेक्स्ट स्कीम है वो MSME चैंपियन स्कीम आई। चैंपियन स्कीम MSME के लिए बहुत फ्रूटफुल है क्योंकि इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दी गई यहाँ पर। और इसको ऑब्जेक्टिव था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। और ये सर किस लिए की गई, इंटरेस्टिंग की वो टेक्नोलॉजी जिसमें वेस्ट
या तो खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए। और दूसरा, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट के लिए सपोर्ट दी गई। सर कोई भी आप मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या टेक्नोलॉजी उसके अंदर बिल्ड किया जा सकती है, ये इसके थ्रू बताया गया। और दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं सर, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एमएसएमई को इनका बेनिफिट मिलता है, सब्सिडी मिलती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर 50% की सब्सिडी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और एक स्कीम लाई गई, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम, कि सर अगर आपको हर तरीके से डेवलप होंगे तो कोई डिफेक्ट ही नहीं होगा, तो उसका उस डिफेक्ट का कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जो एमएसएमईज के बिजनेस है प्रमोट करेंगे। और दोस्तों, एज पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एमएसएमई की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उनके डिपार्टमेंट है और जितने भी पीएसयूज है, उनके लिए मैंडेट किया हुआ है कि टोटल प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% उनको लेना है एमएसई से, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज से। और इस सेक्टर की साथ इसमें से ना जो 4% की कैटेगरी है, 25 में से बता रहा हूं मैं, 4% की कैटेगरी उन एमएसईज के लिए रिजर्व की गई जिनके एंटरप्रेन्योर एससी है, एसटी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इस 25% में से 3% रिजर्व किया गया उन एमएसईज के लिए जिनकी जो एंटरप्रेन्योर है वो वुमेन है, यानी कि इससे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एमएसईज हैं, या फिर आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट टेंडर्स टाइम टाइम पे निकलते रहते हैं, तो एमएसएमईज के लिए और एमएसएमईज के लिए ये बेनिफिट दिया गया कि जब भी वो टेंडर फाइल करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर, तो उस पर जो टेंडर्स सेट फीस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें आपको कोई एमएसईज को कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एक बड़ा बेनिफिट ये है कि सर जब हम टेंडर फाइल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी होती है, जो कि एमएसईज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर उनको टेंडर कॉस्ट देनी नहीं पड़ती है, और ये कई बार लाखों में आती है। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो एमएसएमईज को मिलते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट जानने के बाद तो यू आर रियली एक्साइटेड कि अब हम भी एमएसएमई में रजिस्टर करा लेते हैं। और सर दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब तक हमारे पास जानकारी नहीं है तो हमें उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे हमें जानकारी पता लगेगी उसके लिए हम आगे प्रोसेस करें, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुंच सकती है, जस्ट फॉर लैक ऑफ अवेयरनेस। तो सर जैसे अवेयरनेस होती है और आपको जानकारी मिलती है तो आप इन सब का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ लाइक बेनिफिट्स है जो एमएसएमईज को दिए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गए होंगे। और इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद तो कौन एमएसएमई रजिस्टर होना नहीं चाहेगा। फिर भी इन सब के बावजूद देखिए, कुछ स्कीम से, सारी स्कीम मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम लेके आ चुकी है। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर और मेल आईडी मेंशन कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि किसी की हेल्प हो सके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव या इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।